नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम विज्ञान के अध्याय प्रकाश का परावर्तन से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करेंगे। हर प्रश्न को ध्यान से हल कीजिए, अपना उत्तर कमेंट में लिखिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी जरूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको चुन के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, जब प्रकाश किसी दर्पण पे टकराती है, ठीक है, और उसी माध्यम में लौट जाती है और ये अविलंब है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इसी को हम लोग परावर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। तो क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब क्या होते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से चुन के बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि एक ही तल में होते हैं, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो ये अविलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। इन सब क्वेश्चंस का पहले आप आंसर दीजिए और सारे आंसर्स को गिन के कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, तो जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वाहन के रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, रियर व्यू मिरर का मतलब होता है कि जो साइड में हम लोग जिस दर्पण का यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? साइड मतलब कि पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? मतलब कि सेविंग मिरर का मतलब होता है दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मतलब कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण से दांत को देखते हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा बना के दिखाता है, जिससे देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है, तो इनमें से क्या होगा? तो अवतल दर्पण का फोकस जो है हमेशा वास्तविक होता है, मतलब किसी निश्चित बिंदु पर सामने की ओर मिलता है। जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर जो भी किरणें आती हैं दर्पण से टकरा करके एक जिस बिंदु पे मिलती है वास्तव में, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फोकस कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? तो इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। वो कैसे? देखिए, जैसे ये है उत्तल दर्पण, इसे पीछे की ओर रंग देते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? ये फैल जाती है ऐसे की ओर, ठीक है, ऐसे टकराया और ऐसे फैल गया। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ये ऐसा लगता है कि ये किरण इधर से आ रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें, तो जिस बिंदु से लगता है कि आते ही प्रतीत हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये तो वास्तव में कहीं मिल नहीं रहा है, इसको मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका फोकस क्या होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2। ठीक है, देखिए इसमें कहीं दिख रहा है एफ बराबर r/2 नहीं दिख रहा है। देखिए, तो इस 2 को जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f बराबर r। अब ये संबंध कहीं दिखाई दे रहा है, एफ बराबर 2r दिखाई दे रहा है, r बराबर 2f कहीं है। देखिए r बराबर 2f, ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो आंसर क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दे सकता है ऑप्शन में और ये भी दे सकता है, तो दोनों में से कोई देगा तो हम उसको सही टिक करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? तो बताइए इसमें से दर्पण सूत्र कौन सा है? तो दर्पण सूत्र ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं दर्पण और लेंस सूत्र में। ठीक है, तो लेंस में माइनस होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। लेंस में माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है, तो दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? इसका ये होगा आंसर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या दूरी में अगर दिया हुआ हो तो प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, और ये निगेटिव होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो लेंस में होता है ये प्लस में और दर्पण में क्या होता है? माइनस में होता है, यानी कि -v/u होगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें इसको समझते हैं। यदि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस की ओर। यदि अनंत से हम दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब जाएगा इधर की ओर। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे प्रतिबिंब इधर जाएगा, ठीक है। तो पहले जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ठीक है, और छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग दर्पण के नज़दीक आएंगे प्रतिबिंब का साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे नज़दीक, जैसे हम लोग दर्पण में किसी अपना फेस देखते हैं और जैसे हम लोग नज़दीक जाते हैं तो क्या होता है? आपका चेहरा का आकार बढ़ता जाता है। सेम इसमें होता है, जैसे जैसे दर्पण के नज़दीक हम लोग जाएंगे आकार क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब हम अनंत पर हैं तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है और फोकस पर बनता है। अब देखिए, अब अनंत और सी के बीच कहीं पर हम आ गए तो इधर की ओर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जब अनंत और सी के बीच तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच एकदम एक एक स्टेप बढ़ेगा। देखिए अनंत पे था तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच है तो फोकस और सी के बीच इधर की ओर जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। और जब सी पर हो तो कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब देखिए जब इधर आएंगे तो ये इधर चला जाएगा प्रतिबिंब। जब सी और एफ के बीच यहाँ पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच। और जब एफ पर हो तो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक केस ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे हों यानी कि पी और एफ के बीच हों, ठीक है, जब पी और एफ के बीच यहाँ कहीं हो तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। तो सिर्फ इसमें एक ही ऐसा केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाकी सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक बार और इसको समझ लेते हैं कि जब अनंत पर हो तो फोकस पर, जब अनंत और सी के बीच हो तो फोकस और सी के बीच, जब सी पर हो तो सी पर ही बनता है, ठीक है। जब सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब इधर चला जाएगा, ठीक है। जब एफ पर हो तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। और एक केस ऐसा है कि जब पी, यहाँ पर पी होता है तो पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। ये अवतल दर्पण में सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए अब आंसर क्या होगा? वस्तु एफ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एफ और पी के बीच हो, ठीक है। हमने देखा था कि ये है, ये एफ है और ये सी है और ये पी है। तो बोला कि जब वस्तु एफ और पी के बीच रखा हुआ हो तो अवतल दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब होता है। मतलब पी और एफ के बीच हो तो हमने देखा था कि ये एक ऐसा मात्र केस है जिसमें प्रतिबिंब पीछे की ओर काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है, सीधा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कि आभासी बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एफ और पी के बीच रखने पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो वैसा कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर होगा जिसको हम लोग वास्तव में पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हमेशा उल्टा होता है कि क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि आपको एमसीक्यू की बेहतर तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे आप। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने की दूरी का मान क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक, ठीक है। जैसे ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसके सामने कहीं इधर वस्तु को हम रखेंगे तो इधर की दूरियों को हम लोग हमेशा ऋणात्मक मानेंगे। जैसे मान लो कि ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये मूल बिंदु है। तो इसी को जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक अक्ष, ये एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो इधर की ओर हम लोग क्या मानते हैं? ऋणात्मक। इधर की ओर हम लोग धनात्मक मानते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने इधर कहीं होगा तो सामने दूरी का मान क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। तो दर्पण का अगर बाएं तरफ है तो दूरी ऋणात्मक होगा और दाएं तरफ है तो दूरी धनात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है और समांतर आती किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो फोकस किस तरफ है बताइए? बाएं तरफ है या दाएं तरफ है? तो बाएं तरफ है तो इसका अंतर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बाएं तरफ है तो ऋणात्मक और दाएं तरफ है तो धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, इसके अंदर की ओर ऐसे रंगा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किरणें इसके समांतर आती हैं तो फैल जाती हैं और इसका जो फोकस है इधर से आता हुआ लगता है कि प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ये काल्पनिक है। तो फोकस दूरी इसका बताइए, बाएं तरफ है या दाएं तरफ? इसका है दाएं तरफ। तो जब दाएं तरफ हो तो उसका प्लस होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो ये हमेशा होता है धनात्मक, ठीक है। अगला कि अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब जब सी के बाहर हो, मतलब ये अवतल दर्पण है, ठीक है,
यहाँ पे हम एफ बना देते हैं, यहाँ पे सी बना देते हैं। तो बोला कि जब सी के बाहर हो, मतलब कि जब इधर कहीं प्रतिबिंब हो, इधर कहीं प्रतिबिंब सी के बाहर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि पहले अनंत पर था तो एफ पर बनेगा। सी और एफ के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा? जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सी के बाहर रखा गया हो तो कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच बनेगा, यानी कि सी और एफ के बीच में बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? ये ए नंबर आंसर होगा इसका कि ए सी और एफ के बीच बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु सी और एफ के बीच होते प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, फिर से इसको देखते हैं हम लोग। ये अवतल दर्पण है, ये एफ है, ये सी है। बोल रहा है कि सी और एफ के बीच हो, तो सी और एफ के बीच हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा, इधर कहीं बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा कहीं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो एफ पर कहाँ बनेगा? सी के बाहर बनेगा, मतलब कि सी के बाहर इधर बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सी के बाहर। जब अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है? फोकस पे। जब अनंत और सी के बीच होता है तो एफ और सी के बीच में। जब सी पर होता है तो सी पर ही बनता है। जब सी और एफ के बीच हो तो इधर चला आता है। जब एफ पर हो तो अनंत पे जाता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि जब सी और एफ के बीच हो, जब सी और एफ के बीच हो तो कहाँ जाएगा? सी और अनंत के बीच, यानी कि सी के बाहर जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु एफ और पी के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब कि ये पी है, ये एफ है, इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये एक ऐसा मात्र केस है जिसमें प्रतिबिंब पीछे और काल्पनिक बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये आभासी, सीधा और बड़ा होगा। ठीक है, जब पी और एफ के बीच में होता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या का मान 20 दिया है, मतलब r की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 20 रखेंगे, तो 20/2, यानी कि कितना आंसर आने वाला है? काटेंगे इसको तो 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? एफ बराबर r/2, फिर वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, फोकस दूरी 15 है तो एफ की जगह पर हम लोग 15 रख देंगे, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो r का मान कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? देखिए, दृष्टि क्षेत्र मतलब कि वैसा दर्पण जो बड़ा चीज़ को छोटे से जगह में दिखा दे। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें बड़ा क्षेत्र, मतलब पीछे का जो बड़ा क्षेत्र उसको एक छोटे से शीशे में उसको दिखा देता है। तो कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़े से जगह को एक छोटे से शीशे में दिखा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च एवं सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च और सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर डालता है, वहाँ पर जगह गर्म हो जाएगा और वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा। जैसे देखिए, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका एफ है, ये इसका सी है। जब दर्पण के समांतर कोई किरणें आएंगी तो किसी एक बिंदु पर फोकसित होंगी ऐसे। ठीक है, तो सारी की सारी किरणें जो है इस बिंदु पे आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर से इसको समझा देते हैं क्या होता है। जैसे ये है अवतल दर्पण। ठीक है, जब किरणें ऐसे आती हैं तो किसी एक बिंदु पे क्या होती है, ऐसे फोकसित हो जाती है, जिसके कारण हम लोग सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, जितने भी किरणें आती हैं एक बिंदु पर फोकसित होकर इस भाग को गर्म कर देती हैं, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। समतल दर्पण के सामने वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, अगर कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और वस्तु को यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है इस तरफ पीछे की तरफ भी 4 मीटर की दूरी पर ही बनता है, मतलब वस्तु दूरी बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर ही इसका आंसर होगा। ऊपर वाले प्रश्न में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी? देखिए, वस्तु यहाँ पे है और प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो टोटल इधर 4 और इधर 4 कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 8 मीटर। दर्पण का ध्रुव किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो दर्पण का ध्रुव जो है पी अक्षर से, P4 पोल, पी से दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष क्या है? तो इसमें से आंसर क्या होगा बताइए? मुख्य अक्ष क्या होता है? इसका आंसर होगा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे C है और यहाँ पे F है, ये P है, तो मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? जब C को हम लोग P से मिलाते हैं तो हम लोग इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या होगा? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उस गोले के केंद्र पर जिसका भाग दर्पण है। ठीक है, जैसे ये अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? जैसे ये जो दर्पण है इसको जब गोला हम बनाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे की ओर ऐसे गोला बनाएंगे, ठीक है, मेरा टेढ़ा बन रहा है, तो इसका जहाँ पे केंद्र होगा वही क्या कहलाता है? वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि उस गोले का केंद्र, मतलब इस गोले का केंद्र जिस भाग का ये दर्पण है, मतलब जिस भाग से इस दर्पण को बनाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है। समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा आभासी बनाता है, ठीक है, ये सही होगा। अवतल दर्पण हमेशा छोटा, ठीक है, ये गलत है क्योंकि अवतल दर्पण छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, ये भी गलत है। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह दर्पण कौन सा होगा, तो वो दर्पण होगा अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन समतल नहीं बनाएगा, ये हमेशा काल्पनिक बनाता है। उत्तल भी नहीं बनाता है। समतल उत्तल बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। समतल काल्पनिक बनाता है, उत्तल भी क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। परावर्तन के समय कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश का रंग, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की चाल, उपयुक्त सभी, ठीक है। तीन में से कोई भी चीज़ नहीं बदलता है क्योंकि प्रकाश जब किसी चीज़ से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। जब माध्यम चेंज ही नहीं होगा तो कोई चीज़ बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे अपवर्तन में क्या होता है, जैसे ये ऊपर हवा है, नीचे पानी या जो भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे जैसे ही माध्यम चेंज होता है प्रकाश का, कुछ चीज़ों में बदलाव होती है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो चेंज होता नहीं है माध्यम, तो क्या होता है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं बदलता है। मतलब कि उपयुक्त सभी, मतलब कि प्रकाश की चाल भी नहीं बदलेगा, प्रकाश का रंग भी नहीं बदलेगा और प्रकाश की आवृत्ति भी नहीं बदलेगी। तो ये था आज का 40 इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगले वीडियो में हम लोग साइंस के किसी और चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।